नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारी खास पेशकश दूल्हा दुल्हन ही नहीं, माँ बाप भी हों राजी में आपका स्वागत है। अब अगर आप माता पिता को बिना सूचना दिए शादी कर लेते हैं तो आप पर कानून का शिकंजा कस सकता है। अदालत ने इस तरह की शादियों को लेकर एक अहम फैसला दिया है, जिसके बाद ये बहस जारी है कि क्या समाज और संस्कृति के बिगड़ते ताने बाने को सजोने के लिए अब कानून का रास्ता अपनाना पड़ेगा, और क्या वाकई जो समाज और संस्कृति को चोट पहुंचाएगा वो कानून के दायरे में आएगा, फिर चाहे वो उसका संवैधानिक अधिकार ही क्यों ना हो। ऐसे ही कुछ अनकहे सवालों के जवाब अगले आधे घंटे में हम तलाशेंगे। अब आर्य समाज मंदिरों में शादी करना उन लोगों के लिए आसान नहीं रह गया है जो माता पिता को बिना सूचना दिए शादी कर लेते थे। दरअसल ग्वालियर हाई कोर्ट ने आर्य समाज मंदिर में शादी करने को लेकर अहम फैसला दिया है, जिसके तहत अब युवक युवतियों को शादी से पहले माँ बाप को जानकारी देनी होगी। साथ ही आर्य समाज में होने वाली शादियों की सूचना प्रकाशित कराने के निर्देश भी कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। कहावत है कि दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन अब दूल्हा दुल्हन ही नहीं, माँ बाप का राजी होना भी जरूरी होगा, खासकर आर्य समाज मंदिर में शादी करने वाले जोड़ों के लिए। पहले युवक युवतियां माता पिता की सहमति के बिना ही फेरे ले लेते थे और 7 जन्मों के बंधन में बंध जाते थे, लेकिन अब माँ बाप को जानकारी देना जरूरी होगा। इसके बाद ही आर्य समाज में शादियां हो सकेंगी। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट ने आर्य समाज मंदिरों में होने वाले विवाह को लेकर एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आर्य समाज मंदिरों में होने वाली शादियों के लिए जो गाइडलाइंस बनाई हैं, उस गाइडलाइन में विवाह करने वालों के माता पिता को सूचना देने का नियम बनाएं और विवाह करने वालों की सूचना भी प्रकाशित कराएं। गाइडलाइन स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके सेक्शन 5, 6, 7 है, जिसमें प्रोविजन ये है कि कोई भी अगर 2 मेजर लोग मैरिज करते हैं तो पहले पेरेंट्स को नोटिस देना होता है, और यदि नोटिस में अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो फिर उस हिसाब से जो प्रोसीजर है उनके अनुसार ही कार्रवाई होगी, तब मैरिज होगी। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस केस में डायरेक्शन किया है आर्य समाज को कि वो अपने जिस गाइडलाइन से वो शादी कराते हैं तो उसमें ये चीज़ स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को और अमेंडेड करें और तभी कोई मैरिज इसमें कराई जाए। दरअसल हाईकोर्ट में एक युवती ने सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी। उसकी ओर से तर्क दिया गया था कि आर्य समाज मंदिर में विवाह कर चुके हैं, लेकिन उनके परिवार वालों से उन्हें खतरा है, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की और आर्य समाज के साथ सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुना दिया। साथ ही आर्य समाज मंदिर को 1 महीने में अपनी गाइडलाइन में बदलाव करने को कहा है। न्यायालय का फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन उसे अमल में लाया जाए कि जो नियम है, जैसे हमारे यहाँ विधवा विवाह, इंटरकास्ट शादियाँ, लेकिन इंटरकास्ट शादियाँ उनकी कराई जाती हैं जो उन्हें खिलाने लायक हों, दोनों कमा रहे हों या एक कमा रहा हो, इस लायक हों तो शादियाँ कराई जाए। ऐसे नहीं कराई जाती कि घर से भाग के आ गए शादी करा दी गई। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने साल 2016 में आर्य समाज मंदिर में होने वाले विवाह को लेकर गाइडलाइन बनाई थी। कोर्ट ने युवक युवतियों के माता पिता को सूचना देना जरूरी किया था, लेकिन युगल पीठ ने इस आदेश में बदलाव कर दिया था। एक गाइडलाइन बनाई थी, लेकिन इस गाइडलाइन में माता पिता को सूचना देने का नियम नहीं बनाया। बहरहाल कोर्ट के आदेश के बाद अब युवक युवतियों को माँ बाप को राजी करना जरूरी होगा। बिना माता पिता को जानकारी दिए आर्य समाज मंदिर में ना तो शादियां हो सकेंगी, ना ही युवक युवतियां 7 जन्मों के बंधन में बंध सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, तो हाई कोर्ट ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं, यानी आने वाले वक्त में अब इन तमाम चीज़ों को लेकर बेहद एहतियात सभी को बरतनी होगी। कुछ सवाल हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे और इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। जवाब के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव शर्मा साहब, आप एडवोकेट हैं, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ेंगे। राजीव जी, स्वागत है। इसके अलावा सरिता रजानी जी हमारे साथ जुड़ेंगी, सोशल काउंसलर हैं, महत्वपूर्ण मेहमान होंगी हमारी, कई सवालों के जवाब इनसे लेंगे। इसके अलावा आर्य समाज से हमने आज 2 मेहमानों को बुलाया है। राकेश शर्मा हमारे साथ मौजूद रहेंगी, अध्यक्ष हैं आर्य समाज मंदिर की, और अर्चना सोनी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप मंत्री हैं।
आर्य समाज की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। सबसे पहले मैं सरिता रजानी जी आपके पास आना चाहूँगा, सोशल काउंसलर हैं। मैं इस चीज़ को समझना चाहूँगा आपसे, आपने हमारी रिपोर्ट सुनी होगी, क्या कुछ हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा है। इस तरह की शादियाँ जिसमें दो बालिग आपस में शादी करने को राज़ी होते हैं और चूंकि बालिग हैं इसलिए उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उनमें से या तो दोनों पक्ष या फिर किसी एक पक्ष की तरफ से माँ बाप जो हैं राज़ी नहीं होते। इस तरह की शादियों को आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरी बात यह कि अब जो कानून आएगा या आ गया है वो इन शादियों के पैरेलल अगर रखा जाए तो उसे आप किस तरह देखते हैं? आप ये मानते हैं कि उस कानून की ज़रूरत थी, नहीं थी तो क्यों, और नहीं थी तो क्यों? मैं समाज में बहुत समय से लेके परामर्श का कार्य कर रही हूँ और जिस तरह के प्रकरण मेरे पास परामर्श के लिए आते हैं, आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि 2 महीने की शादी, 1 सप्ताह की शादी या 2 साल की शादी या 15 साल की शादियाँ। अब इस तरह की जो शादियों का विवाह विच्छेद इस समाज में जो हमारी संस्कृति नहीं थी, हमारे संस्कार नहीं थे, परंतु ये वक्त का बदलाव, जो आधुनिकता का जो प्रभाव हमारे समाज की संस्कृति पर पड़ा है, उसको देखते हुए सबको ये रिश्ते जो हैं मजाक लगते हैं। जो उनकी सहनशीलता है, जो धैर्य है, वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इंसान को लगता है कि ठीक है, एक बार जीवन मिला है, उसे जिस तरह से चाहे जी लें। अगर मान लीजिए कि रिश्ता अपना रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से विवाह कर रहे हैं, तो उसके प्रति जो भी जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें उसे स्वीकार करना चाहिए। और वहां पर क्या होता है कि एक इंसान 3-3 साल के रिलेशनशिप में, 5 साल के रिलेशनशिप के बाद, एक दूसरे को जानने पहचानने के बाद शादियां करते हैं, परिवार की सहमति के विरुद्ध जाकर शादी करते हैं और उसके बाद 10 दिन के बाद उन्हें लगता है कि नहीं, हमारा ये निर्णय बहुत गलत था। क्यों? क्योंकि उसके विचार मुझसे मिलते नहीं। तो 5 साल आपने क्या एक दूसरे को परखा, क्या समझ पाए एक दूसरे को? जब इस तरह के सवाल जब हम उनसे पूछते हैं तो कहते हैं नहीं, जीवन एक बार मिला, नहीं बन रही है, तो अलग हो जाते हैं। तो इस तरह की जो शादियां, जो हमारे पहले हमारी जो संस्कृति रही है, जो इतना लंबा समाज हमने देखा, उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्ते निभाए जाते थे। परंतु अभी जो कानूनी अधिकार मिला, जिसे कहेंगे संवैधानिक अधिकार, तो माता पिता का भी एक अधिकार है अपने बच्चों की खुशियों में शामिल होने का, उनके भविष्य को सुरक्षित करने का। उन सब से जब बच्चे अपने माता पिता को वंचित करते हैं, अपनी सोच जो परिपक्व नहीं है, या आकर्षण है, या सही निर्णय लेने की क्षमताएं आप में नहीं है, या कभी कभी दोस्तों के साथ घूमते फिरते कहते हैं कि साहब प्यार हो गया और हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, और कुछ समय के बाद लगने लगता है कि हम तो एक दूसरे के साथ ही नहीं रह सकते। तो जहाँ माता पिता या परिवार के बुजुर्ग लोग जो रिश्ता तय करते हैं, उनकी परिपक्व सोच, उनकी दूरदृष्टि जो रहती है, उसको देखते हुए और अपने बच्चों की जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी आदतें हैं, उसके अनुसार वो उनके लिए जीवन साथी चुनते हैं। वो जब अपने निर्णय खुद ले रहे हैं, तो इस तरह के अभी कुटुंब न्यायालय में जिस तरह के तलाकों के प्रकरण की संख्या बढ़ी है, जिस तरह के विवाद बढ़े हैं, वो सब इसी का दुष्परिणाम है। मैं लौटता हूँ आपके पास। और ये कानून आना बात है कि अगर बच्चे किसी तरह का फैसला अपने लिए कर रहे हैं और वो ये मानकर कर रहे हैं कि उनका फैसला ठीक है, लेकिन वो अपने माँ बाप को उस फैसले में शामिल नहीं करते, क्या कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मैं उस पर भी आपसे बात करने के लिए दोबारा लौटूंगा। फिलहाल मैं रुक करूँगा राकेश शर्मा की तरफ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह की व्यवस्था आपके यहाँ मंदिरों में रहती है, क्योंकि इसी का हवाला देकर हाई कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया है। क्या कुछ प्रोसेस होती है अगर आपके यहाँ कोई लड़का लड़की शादी के लिए आते हैं? आप नाम, पता, वोटर आईडी, उनके माँ बाप कुछ पूछते हैं उनसे? जी बिल्कुल जी। जैसे ही हमारे यहाँ पेयर आते हैं, विवाह के लिए निवेदन करते हैं कि हमको विवाह करना है जी, तो हम लोग पहले तो उनकी पूरी जांच करते हैं और उनके साथ में उनका 10th का मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ रहती है वो हम लगवाते हैं, एड्रेस प्रूफ लगवाते हैं जी, और सैलरी सर्टिफिकेट लगवाते हैं कि विवाह तो ये हंसी खेल में कर रहे हैं, अब विवाह के बाद क्या ये जीवन यापन अपना निर्वाह करने में सक्षम होंगे दोनों, तो दोनों का सैलरी
सर्टिफिकेट भी हम लगवाते हैं अगर कन्या भी सर्विस में है तो। जी। और उसके साथ ही हमारे 3 गवाह लड़की की तरफ से होते हैं और 3 गवाह लड़के की तरफ से इन होते गवाहों हैं। में आप कोई शर्त रखते हैं कि आपके हाँ, ब्लड रिलेशन में होना चाहिए या फिर दोस्त यारों को लेके भी आ सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, दोस्त तो किसी को भी बना के ले आते हैं वो जी, लोग, जी। लेकिन हम प्रयास ये करते हैं कि परिवार में मतलब जो आपके जो राजी हैं इस विवाह के हेतु, जैसे कई बार माता पिता नहीं राजी होते हैं, बड़े भाई बड़ी बहन राजी होती है, कई बार बुआ करवा देती हैं उनकी, तो ऐसे लोगों को हम गवाह के रूप में रखते हैं। तो जो कोर्ट उनके, ने blood जो बात relation कही है राकेश जी, जी। उससे आप पूरी तरह सहमत हैं? आपको हाँ कहीं ये जी, तो नहीं जी, लगता कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर जो नहीं, बच्चे शादी हमारे- करने आए हमारे उनके व्यक्ति- अधिकारों का हनन हो रहा है? जी नहीं, बहुत अच्छी बात है। जी। हमारे व्यक्तिगत कोई अधिकार नहीं है। आर्य समाज का उद्देश्य है समाज का उपकार करना, ठीक। और समाज का उपकार अगर कोई बच्चे दोनों एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं और वो विवाह करना चाहते हैं, तो हम मतलब उनके पूरे जांच पड़ताल के बाद उनका एड्रेस प्रूफ, उनका जो है वो आधार कार्ड और उनका जी। सारी जानकारी लेने के बाद ही हम विवाह करते हैं, और गवाह में उनके जो उनके बिल्कुल नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं ठीक। उनको हम शामिल करते हैं। ठीक, मैं आपके पास लौटता हूँ। महत्वपूर्ण जी। बात आपने कही है। अब मैं रुख करूंगा इस वक्त राजीव शर्मा साहब की तरफ, एडवोकेट हैं और ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव साहब, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में नए धर्म स्वतंत्र अधिनियम का जिक्र हुआ और सरकार ने कहा कि हम इसमें कई बदलावों के साथ इसे पेश करेंगे। सज़ा का प्रावधान भी इसमें बड़ी सख्ती के साथ रखा गया। आपको क्या लगता है, अगर बच्चे अपनी माँ बाप की इजाज़त के बगैर या उनकी गैर मौजूदगी में शादी कर रहे हैं, लेकिन वो बालिग हैं, तो अब तक उनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त था, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले, और जैसा कि अभी हमारे साथ सरिता जी भी कह रही थी कि जल्दी इस तरह की शादियाँ टूट जाती हैं, कई बार उनको लगता है कि हमसे गलत फैसला हुआ और वो बहुत जल्दी अपने फैसले से यू टर्न मारते हैं। समाज का ताना बाना बिखर रहा है। हमारी संस्कृति जो ये कहती थी कभी के 7 जन्मों के लिए हमने फेरे लिए हैं, वो कभी कभी 7 दिन भी नहीं चल पाते। तो क्या इस समाज के और संस्कृति के बिखरते ताने बाने को अब हमें समेटने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ेगा? क्या अब हमारे समाज के भीतर इतना बिखराव आने लगा है? बिल्कुल, मैं सरिता जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जी। आजकल के बच्चे नई उम्र ग्रोइंग एज जो होती है 18, 19, 20, 21, ये जो ग्रोइंग एज जो होती है जिसमें ज़्यादा समझ नहीं होती है और भावावेश में आकर मैरिज करते हैं एक दूसरे से, और इसको ही प्रोटेक्ट करने के लिए जी। जो ऑर्डर पास हुआ है वो इनके राइट्स और पेरेंट्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करेगा। जो ऑर्डर पास किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच ने, जी, ऐसा था। जो पूरी लीगल पोजीशन ये थी कि ये जो आर्य समाज जो मंदिर की जो संस्था है वो आर्य समाज वैलिडेटेशन एक्ट है 1937 का, जी, उससे ये कवर्ड होते हैं पूरी इनकी संस्था, ठीक, आर्य समाज की। और इसमें 2 प्रोविजन इनको दिए हैं। फर्स्ट में दिया है सेक्शन में कि टाइटल है कि क्या पूरा उसका रूपरेखा रहेगी, और सेकंड जो इम्पोर्टेंट टाइटल है जिसमें इनको गाइडलाइन इशू की है कि जैसे हिंदू व्यवस्था जो है, हिंदुइज्म में इंटरकास्ट मैरिज को प्रोहिबिटेट करेगा ये, ठीक, ये आर्य समाज, और अगेंस्ट हिंदू, जैसे हिंदू मुस्लिम से नहीं कर सकता, इस टाइप से ये आर्य समाज को राइट नहीं दिए गए थे। तो ये लोग इस तरीके से कार्य कर रहे थे और अच्छे से कार्य कर रहे थे। लेकिन अभी आर्य समाज मंदिर के जो संस्थाएं हैं, जो एफिलिएटेड संस्थाएं हैं, जो इनके द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं, जैसे ग्वालियर है, ग्वालियर जिले में टोटल 6 संस्थाएं हैं जो अलग अलग प्लेसेस पर सुचारू रूप से कार्य करती है। अब क्या है कि इन्हीं संस्थाओं की आड़ में जो नए भोले वाले जो नए न्यू ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, उनको वो एक सर्टिफिकेट आर्य समाज से कि हम आर्य समाज से एफिलेटेड हैं और उनको करके और उनकी ये मैरिज परफॉर्म करा देते हैं। अब जो केस हाई कोर्ट के सामने आया उसमें एक मैरिज होती है, मैरिज के बाद जब पिटीशन में वो प्रोटेक्शन के लिए आते हैं कि हमें अपने मदर फादर से खतरा है, तो कोर्ट उस पर इंक्वायरी कराती है, तो पता चलता है कि लड़की को फोर्सफुली उस पर साइन करवा के जबरदस्ती मैरिज करा दी है। और आर्य समाज का ये भी कहना था कि हम जो नॉर्म्स बनाते का जो फॉलो करते हैं वो फॉलो हम करते हैं 1937 के एक्ट से,
तो हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें एक गाइडलाइन अपना सुझाव दिया, और वो सुझाव बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा सुझाव है जी। जिससे उन जो न्यू ग्रोइंग के एज के जो बच्चे हैं, जो गलत दिशा या भावावेश या ये जो कहे आजकल का जो कल्चर चल रहा है उसके वशीभूत आकर ये गलत स्टेप उठा लेते हैं या जल्दी स्टेप उठा लेते हैं, उनको रोकने के लिए जो अपने यहाँ पर प्रोविजन पहले से ही बना है, स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, उसमें प्रोविजन दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जैसे वहाँ सेक्शन 5 है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, कि कोई भी जो दो पार्टियां हैं अगर वो मैरिज करना चाहती हैं तो वो एप्लीकेशन वहाँ फाइल करेंगी। उस एप्लीकेशन को के वेरिफिकेशन के लिए एक पार्टी का उस कंसर्निंग एरिया के में मिनिमम 30 डे का रेजिडेंशियल प्रूफ देना जरूरी होगा। ठीक, जैसे ग्वालियर का व्यक्ति जाके और भोपाल में जाके शादी करे वो तो ठीक, वहां पहले आपको 1 महीने मिनिमम रेजिडेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा कि आप वहां के निवासी हैं। ठीक, सेकेंडरी उसमें एक नोटिस इशू होगा कि किसी को क्या इनकी दोनों दो लोग शादी कर रहे हैं, क्या इनकी शादी पर किसी को ऑब्जेक्शन है? ठीक है, वो अब एक ये पूरी लड़के प्रोसेस जो है आजकल अपनी के जगह, भाग के वो शादी कर प्रोसेस रहे हम हैं जानते या हैं। वैसे दरअसल शादी आज हम करनी उस है। पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वो एक प्रोसेस है, हाँ। वो 30 दिन का नोटिस होता है, किसी को आपत्ति है दर्ज कर सकते हैं। सरिता राजानी जी, आपके पास आना चाहूँगा। एक महत्वपूर्ण बात इस वक्त राजीव शर्मा साहब कह रहे थे, उन्होंने कहा कि जो नए बच्चे शादियाँ करते हैं अपनी आपसी सहमति के साथ, उसमें कभी ऐसा भी होता है कि बाद में ये पता चलता है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी कराई गई थी। आप जब इस तरह की काउंसलिंग करती हैं, क्या मामले सामने आते हैं? क्या ऐसा संभव होता है कि आप किसी के ऊपर दबाव बनाकर उससे 4 लोगों के सामने दस्तखत करा लेते हैं? वो उस वक्त तो ये नहीं कहता या कहती कि मुझसे ज़बरदस्ती दस्तखत कराए जा रहे हैं, लेकिन 1 हफ्ते बाद और 15 दिन के बाद मामला जब कोर्ट जाता है तो बयान सामने आता है कि ज़बरदस्ती सिग्नेचर किए गए थे। क्या ऐसा होता है? आपको काउंसलिंग में क्या कुछ महसूस होता है? देखिए, इस तरह के बहुत सारे मामले जिसमें मैंने काउंसलिंग की है जो कोर्ट तक आते हैं, इसमें कुछ बच्चे ऐसे आए थे मेरे पास काउंसलिंग के लिए जिन्होंने केस दायर किया था कोर्ट में, डाइवोर्स पिटीशन थी। वो बच्चे कोचिंग के लिए घर से निकलते थे और कोचिंग जाने के नाम से उन्होंने 6-7 घंटे की कोचिंग के समय पे उन्होंने वहाँ आर्य समाज मंदिर में कुछ दोस्त और कुछ लड़कियाँ साथ में गए और वहाँ पे उन्होंने शादी कर दी। अब उसके बाद जब जो दस्तावेज थे, उसके सर्टिफिकेट वगैरह थे, लड़की के पास कुछ भी नहीं था। अब लड़का उसको जो भी प्रेशर करता होगा, लड़की ने घर पे नहीं बताया कि वो कोचिंग के नाम से घर से निकली थी और शादी करके आई है। साड़ी वाड़ी, मांग का सिंदूर वगैरह सब उसने हटा रखा था। लगभग 6 महीने शादी के बाद जब लड़की के घर वालों को पता चला कि हमारी बेटी शादीशुदा है, तब जब उन्होंने पूछा किससे शादी की है, कुछ कागजात दिखाओ, तो उसके पास कुछ नहीं था, सब लड़के के पास था। अब वो सारा केस जब कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में काउंसलिंग के दौरान वो दोनों बच्चे मेरे सामने आए, तब लड़की ने कहा कि नहीं, वो तो दोस्ती यारी में शर्त लग गई थी और मैं चली गई वहाँ पे शादी करने के लिए। वो कह रहे थे मुझसे कि तुम कर नहीं पाओगी, मैंने कहा मैं कर लूँगी। तो बच्चे कोचिंग के नाम पे माता पिता से झूठ बोलकर घर से निकले और मंदिर में जाके शादी कर ली और 6 महीने तक उस वैवाहिक जीवन को लोग बाहर जीते रहे, लेकिन माता पिता को पता तक नहीं था। तो इस तरह के प्रकरण जब मजाक में दोस्तों के कहने पे आके मतलब उकसा के शादी करवा दी गई, तो इस तरह के जो प्रकरण बहुत आते हैं जिनमें कई बच्चों ने शादियां कर ली, 6 साल तक साथ में रहे और घर वालों को पता तक नहीं है। और उसके बाद उन्होंने डाइवोर्स पिटीशन जब फाइल की, उसमें जब हमारे पास काउंसलिंग के लिए आए तो उन्होंने कहा हमारे माता पिता को पता ही नहीं है, वो तो हमारे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। उन्होंने तो हम ये भी 6 कह साल दिया अपने कि हमने जी शादी, लिए, अब आगे साथ में नहीं जीना माँ बाप तो चाहते। दूर की बात, उन्होंने ये भी कह दिया आपसे कि हमने तो शादी खेल खेल में शर्त लगी थी तो कर ली थी। अर्चना सोनी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मंत्री हैं आर्य समाज की और बहुत देर से लगातार इस चर्चा को सुन भी रही हैं। अर्चना जी, 2 चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। एक तो ये कि आप इस पहल को किस तरह देखती हैं जो अब अदालत की तरफ से आई है, और दूसरी बात, जैसा कि सरिता जी कह रही थी, क्या इस तरह के मामले कभी आपके सामने आए हैं जब बहुत ही कम उम्र के बच्चे, हालांकि वो बालिग थे, लेकिन वो खेल खेल में शादी करने आपके सामने आ गए? पहचान का कोई आधार आपके पास होता था कि दरअसल जो लोग शादी करने आए हैं वो वाकई सीरियस हैं इस रिश्ते को लेकर, या फिर जैसा कि अर्चना जी कह रही थी कि सरिता जी कह रही थी कि मजाक मजाक में शादी करने आ जाते थे? जी जी, तो पहला जो आपने सवाल पूछा है, तो उसके लिए मैं इस जो नियम आया है उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि इस तरह का नियम होना ही चाहिए था। आर्य समाज में
शादी का प्रावधान है और हम शादियां कराते भी हैं, पर जैसे कि आज सरिता जी ने भी बताया है कि बच्चे इसको क्या है बहुत लाइटली लेने लग गए हैं। उनको इस शादी के रिश्ते की गंभीरता मालूम ही नहीं होती है कि ये बंधन होता किस तरह से। अब चूंकि जैसे आपने पूछा कि इस तरह का प्रकरण कोई मेरे सामने आया है, तो जितने भी शादी के लिए एप्लीकेशंस आते हैं, जो लोग आते हैं, तो पर्सनली मैं उनसे बात करती हूँ, और अगर मुझे कहीं भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये बच्चे अभी भले ही इनकी उम्र शादी लायक कानून के तहत हो गई है, लेकिन इनमें समझ नहीं है, या अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, या इनके परिवार वाले राजी नहीं हैं, तो मैं पर्सनली उनसे बात करती हूँ, उन्हें समझाती हूँ, और उनको अगर परिवार राजी नहीं है तो मैं उनको ज़रूर एक बात कहती हूँ कि आप पहले एक बार आप अपने परिवार को ज़रूर सूचित करें, उसके बाद उनका क्या जवाब है आप फिर आइए, आर्य समाज मंदिर खुला हुआ है, आप शादी कर सकते हैं। लेकिन जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया है, जब हम छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं और उनसे पूछते हैं, उनका मार्गदर्शन हमारे लिए ज़रूरी होता है, तो ये विवाह का इतना बड़ा फैसला, क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो हमारे इस रिश्ते के बारे में जाने, या हम जो फैसला ले रहे हैं उसके बारे में जाने? नहीं तो वो काउंसलिंग से मान जाते हैं फिर? जी, अधिकतर तो मैंने जितने ठीक, राजीव शर्मा साहब आपके है, पास आना चाहूंगा, समय मेरे पास कम है, फाइनल कमेंट चाहूंगा। जैसा कि अर्चना सोनी ने कहा कि जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं तो वो मान जाते हैं, आपको लगता है कि क्या कानून का डंडा चलना जरूरी था, काउंसलिंग के जरिए इस तरह के मामले सुलझाए जा सकते थे, या फिर आपको ये लगता है कि दरअसल जिन लोगों पर काउंसलिंग की जिम्मेदारी थी उन्होंने कहीं ढील छोड़ी, जिसकी वजह से कोर्ट को दखल देना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात का जवाब जो मेरे मस्तिष्क में है जी, कोर्ट ने जो इंटरफेयर किया है वो बिल्कुल सही इंटरफेयर किया है। ठीक, इससे दो लाभ हैं। इससे सबसे पहला लाभ ये लाभ है कि जो पेरेंट्स हैं उनको ये आज तक ये नॉलेज में नहीं है कि हमारे ग्रोइंग एज के जो बच्चे हैं 18-20 साल के, उनने आपस में हंसी मजाक में या शर्त लगाने की, जैसा कि बता रहे हैं, ऐसी काउंसलिंग हुई और उसमें से शादी कर ली। तो जो पेरेंट्स के जो पूरा पोजीशन होती है, पेरेंट्स को जो बच्चों को शुरू से लेके बड़े होने तक पालते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा सब करते हैं, और वो एक राइट से अपने राइट, जो उनका राइट है कि अपने बच्चों की शादी है, उनका भविष्य का, उनके फ्यूचर को बहुत अच्छे ढंग से हम आगे ले जाएं, तो वो वहां ब्रेक हो रहा था, तो वो चीज अब ब्रेक नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजन को इनको अमेंड करना पड़ेगा, ये कोर्ट ने बोला है। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। दरअसल अब ये जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजन, हाँ बोलिए, आप बात पूरी कर लीजिए। ये अमेंड हो जाएगा तो पेरेंट्स की जो एक स्थिति रहती है कि उनको कोई नॉलेज में नहीं रहता कि बच्चों ने क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया। अब वो बच्चे जो इस टाइप के हैं वो बच्चे ये गलत स्टेप नहीं उठा पाएंगे, इसलिए इस जगह कानून को या कोर्ट को इंटरफियर करना बहुत आवश्यक था, और कोर्ट ने बिल्कुल सही जस्टिफाइड ऑर्डर पास किया है, और इससे बच्चों में भी समझ आएगी और पेरेंट्स भी दुखी नहीं होंगे। दरअसल जो रास्ता था जो लव मैरिज का या सहमति से शादी का, उसके लिए सरकार ने जो अपनी तरफ से एसडीएम कोड बनाए थे उसमें तो सर्टिफिकेट्स मांग लेते थे, अनापत्ति प्रमाण पत्र भी मांग लेते थे, लेकिन आर्य समाज में जिस तरह की शादियां हो रही थी, या फिर जो दूसरी संस्थाएं हैं, जैसा राजीव वर्मा कह रहे थे, शर्मा साहब कह रहे थे, उसमें जो कुछ कमी पेशी नजर आ रही थी, उसको लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दरअसल बच्चे अपने राइट का इस्तेमाल करते हुए जब एक रॉन्ग फैसला ले रहे थे, वो फिर इस समाज के लिए कहीं ना कहीं एक डेंट के तौर पर उभर कर सामने आ रहा था। कई बार ये भी देखा गया कि शादियां टूट गईं और हमारी संस्कृति का जो ताना बाना था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगा, बिखरने सा लगा। जो फेरे कभी 7 जन्मों के नाम पर लिए जाते थे वो कभी कभी 7 दिनों तक भी नहीं टिक पा रहे थे। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ हम अपने मेहमानों को जोड़ेंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।